सुप्रभातम मित्रों। गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम लेकर के उपस्थित हूं, जिसका पंचम अंक हम लोग अपने व्याख्यान में समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। मित्रों, पांचवें अंक का वह प्रसंग बारिश का मौसम है। वसंत सेना अभिसार के लिए चारुदत्त से मिलने के लिए आने वाली है। अभिसार एक पारिभाषिक शब्दावली है, एक पारिभाषिक शब्द है, जिसके अनुसार हम ये कहते हैं कि विवाह से पूर्व या प्रणय के क्षण में प्रेमी प्रेमिका जब आपस में मिलते हैं या प्रेमिका जब अपनी प्रेमी से मिलने के लिए गमन करती हैं तो उनको अभिसार कहते हैं। और ये खास करके बारिश के मौसम में सविशेष देखा जाता है। इसी क्रम में वसंत सेना शाम का समय है, मिलने के लिए निकल पड़ती हैं चारुदत्त से। इससे पूर्व वसंत सेना के पास से ही विदूषक कुछ अनमने से भाव से लेकर के एक अन्यमनस्कता की स्थिति में वो वसंत सेना के यहाँ से चारुदत्त के पास संदेश लेकर के आता है कि वसंत सेना आने वाली है। इससे पूर्व जो सुवर्ण भांड या रत्नावली आदि का वृत्तांत है, जिस वृत्तांत के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि विदूषक नहीं चाहता कि वसंत सेना से चारुदत्त का प्रणय संबंध बढ़े, क्योंकि एक वो तो ये वेश्या हैं, दूसरी ओर ये कुछ और। तो इस दृष्टि से उसके मन में, और साथ ही वसंत सेना ने विदूषक का समुचित सत्कार नहीं किया है। अगर हम साहित्य परंपरा में देखें तो जिस प्रकार विदूषक की भूमिका बनाई जाती है, विदूषक एक पेटू ब्राह्मण होता है और उनका मोदक यानी लड्डू जो है उसका प्रिय भोजन होता है। तो जो कोई भी उनके स्वागत सम्मान में मोदक आदि या भोजन आदि विदूषक के समक्ष परोस दें, उनकी वो बड़ी ही प्रशंसा करता है। लेकिन दुर्भाग्य से वसंत सेना ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके कारण विदूषक दुखी था और एक तरह से दोनों के मिलन में कुछ एक कुतर्क वितर्क आदि के माध्यम से दोनों के प्रणय को तोड़ना चाहता है। फिर भी जैसे ही वसंत सेना के आगमन की बात आती है, दोनों एक उद्यान में, एक बाग में प्रतीक्षा करने लगते हैं। इसी बीच वसंत सेना के आने से पूर्व वसंत सेना का सेवक, जो कि चेट नाम से बोला जाता है, वो पहले पहुंच करके यह सूचना देना चाहता है कि वसंत सेना आ गई है। तो वहीं से यह प्रसंग प्रारंभ होता है कि आज्ञप्तोस्म्यार्यया वसंत सेनया कि कुंभीलक गच्छत्वम ममागमनमार्य चारुदत्तस्य निवेदय इति। विदूषक मंच पर प्रवेश करता है, चारों तरफ अपना जो अभिनय के साथ देखेगा और संबोधित करेगा कि आर्यया वसंत सेनया, आर्या वसंत सेना के द्वारा आज्ञप्तः अस्मि, मुझे आज्ञा दी गई है, मुझे आदेश दिया गया है कि कुंभीलक, कुंभीलक एक प्रकार का संबोधन है जो कि श्रेष्ठ जनों के लिए नहीं होता है, सामान्यतया सेवक वर्गों के लिए होता है। और कभी कभी भाव के विपरीत यदि यह कुंभीलक शब्द प्रयोग किया जाए तो वहां पर यह गाली, एक तरह से गलत संबोधन हो जाता है। लेकिन लोक परंपरा है और लोक परंपरा में सेवक वर्गों के लिए या जिसको कह सकते हैं लोअर कैरेक्टर के लिए इस प्रकार के संबोधन का प्रयोग होता है। तो कहते हैं कुंभीलक गच्छत्वम, तुम जल्दी से जाओ और ममागमनम आर्य चारुदत्तस्य निवेदय, कि मेरे आगमन के विषय में, अर्थात मैं पहुंच चुकी हूं, इस विषय में आर्य चारुदत्त को जाकर के सूचित कर दो, उनको मेरी प्रार्थना पहुंचा दो कि मैं आ गई हूं। तद यावद आर्य चारुदत्तस्य गेहम गच्छामि, तो इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं चेट आर्य चारुदत्त के घर में प्रवेश करता हूं, उनके घर जाता हूं, ये कहने के लिए।
विदूषक मंच पर घूमेगा, परिक्रमा लेगा और अपनी भूमिका से, अपने अभिनय से उसी मंच पर एस्टैब्लिश करेगा कि अच्छा ये देखो वहां पर चारुदत्त जो है वह बैठा हुआ है। तो उसी अनुसार वो संवाद आगे बढ़ाता है कि एष चारुदत्त वृक्ष वाटिकायाम तिष्ठति, कि ये जो चारुदत्त है ये वृक्ष वाटिका में, सामान्य रूप से उद्यान में, गार्डन में, बगीचे में, बाग में यह बैठे हुए हैं चारुदत्त। और एषोपि स दुष्ट बटुक और उसके साथ वो दुष्ट बटुक, यो जो दुष्ट, वो जो ब्राह्मण है वो भी वहां बैठा हुआ है। अब सदुष्ट बटुक ऐसा कहने का क्या प्रयोजन है? तो यहां पर जो व्यंग्य है, जो साहित्यिक व्यंग्य होता है, जो कथानक की घटनाओं का जो संयोजन है, वो उस स पर केंद्रित है। स का मतलब वह, अब वह कह, सह कह, तो जरूर पास्ट में पीछे कोई घटना घटी होगी, ऐसा कोई दोनों के बीच में एक अनुभव रहा होगा जो कि अनुभव अनुकूल नहीं रहा होगा, इसीलिए दुष्ट शब्द है वहां पर। तो वह दुष्ट बालक, वह दुष्ट ब्राह्मण, वो भी इनके साथ बैठा हुआ है। और सही में वहां पर जो वसंत सेना के पास जब विदूषक गया था, तो इन दोनों के बीच का जो संवाद था वो बड़ा ही मतलब अनुकूल स्वभाव नहीं था, मैत्री जन्य जो संवाद थे नहीं थे। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई एक घटना घटी है, दोनों के बीच के संबंध अच्छे नहीं है। फिर भी तद्यावद उपसर्पामि, तो ठीक है, चलो मैं उनके पास जाता हूं, उनसे मिलता हूं और उनको सारी सूचना देता हूं। अब जैसे ही वो प्रवेश करने वाला होता है, तो जिस गेट से वो प्रवेश करेगा, द्वार से, वो द्वार जो है बंद है, या द्वार जो है कवर किया हुआ है। तो कथमाच्छादितम द्वारम वृक्ष वाटिकाया, अर्थात उस गार्डन में प्रवेश करने के लिए जो गेट है, वो गेट जो है बंद है। तो अपने मन में ही प्रश्न करता है कि अरे ये गेट क्यों बंद है, ये द्वार क्यों बंद है? तो चलो भवतु एतस्य दुष्ट बटुकस्य संज्ञाम ददामि, इस विषय में मैं उस दुष्ट ब्राह्मण को संकेत देता हूं। अर्थात दूर बैठा हुआ है, हालांकि उचित यही था कि आवाज लगा देता, भद्र, आर्य, मित्र आदि ऐसे किसी भी संबोधन से दूर से आवाज लगा देता और बुला लेता, या चारुदत्त के ही निवेदन में कोई शब्द प्रयोग करके उनके ध्यान को अपनी ओर वो आकृष्ट कर सकता था। लेकिन नाटककार, अब नाटककार यहां पर एक हास्य उत्पन्न करना चाहता है, माहौल को हल्का करना चाहता है, क्योंकि आगे श्रृंगार का वातावरण है। तो मित्रों, दो तीन चीजों को हमें और ध्यान रखना है। अगर वातावरण गंभीर हो तो उसमें प्रणयजन्य भावना, प्रणयानुकूल भावना उत्पन्न नहीं होती, या हम श्रृंगार रस का उद्रेक नहीं कर सकते। श्रृंगार का जो आवश्यक पक्ष होता है, जो आवश्यक अंग रस है, जो कह सकते हैं, वह आपको हास्य होता है। तो हास्य का वातावरण उत्पन्न होगा, तब चारुदत्त का भी जो मन है वो आसान और सरल और सहज होगा, क्योंकि आने वाली जो वसंत सेना है उनके मध्य का जो संवाद है वो किसी भी शिष्टाचार से युक्त न हो करके एक श्रृंगार परक, एक प्रेम परक हो। तो इसलिए यहां पर एक साधारण से उपाय के लिए एक सुंदर हास्य की सृष्टि की जा रही है, और वह हास्य जो है इन तीनों के मध्य में है। तो इसके लिए क्या करता है चेट कि वहीं पर कुछ पत्थर के टुकड़े, जिसे हम लोग ढेला कहते हैं, उन्हीं में से एक आध उठा करके वह विदूषक के ऊपर फेंकता है। विदूषक के ऊपर में वो पत्थर गिरता है। विदूषक एक आश्चर्य के भाव से अये क इदानीमेष प्राकार वेष्टितमिव कपित्थम मामलोष्टक इस्ताडयति, अरे कौन है यहां पर कि ये इस समय जो प्राकार वेष्टितमिव, जो प्राकार से, चार दीवारियों से घिरे हुए इस उद्यान में मेरे ऊपर पत्थरों से प्रहार कर रहा है, ढेलों से मेरे ऊपर में फेंक रहा है, ढेला गिरा रहा है, ढेला फेंक रहा है मेरे ऊपर। चारुदत्त कहता है आराम प्रासाद वेदिकायाम क्रीडद्भि पारावती पातितम भवेत। भाई ये जो आराम यानी गार्डन, उद्यान जो है, उस उद्यान में जो भवन है, महल है, प्रासाद है, घर है, उनकी वेदिका, उनके छज्जे से, उनकी बालकनी से, बालकनी में क्रीडद्भि पारावती, पारावत शब्द कपोत यानी कबूतर के लिए है।
तो जो आपस में उस बालकनी में कबूतर खेल रहे हैं, उन खेलने वाले या खेलते हुए कबूतरों के द्वारा शायद ये पत्थर तुम्हारे ऊपर उन्होंने गिराया हो। अब विदूषक कहता है दास्या पुत्र। अब जो विदूषक उसके ऊपर कहता है कि अरे ओ जो दुष्ट जो कबूतर है, दास्या पुत्र, ये भी जो है गाली है। मैंने पिछले कुछ 2-4 व्याख्यान में ऐसा कहा है कि ऐसा ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिसमें गाली नहीं हो। वस्तुतः गाली भाषाओं में नहीं होती, गाली मनोमस्तिष्क में होता है, जिनको हम भाषा के माध्यम से प्रयोग में लाते हैं। अगर आप इसी भाषा को देखें तो इसी भाषा में अगर हम अपने झुंझलाहट को किसी अन्य शब्दावली से प्रयोग में लाएं तो वहां पे गाली नहीं होगी। लेकिन हम अपनी झुंझलाहट को प्रकट करने के लिए या किसी के ऊपर में क्रोध को प्रकट करने के लिए उस क्रोध के माध्यम से सामने वाले के ऊपर में और अधिक भय बनाने के लिए हम ऐसे गाली शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये कहता है दास्या पुत्र। और दासी जो है पुराने जमाने में ऐसा लगता था कि जो अवैध संततियां होती थी, प्रायशः जो मेड सर्वेंट्स होती थी, उनके मध्य के संबंध से जो उत्पन्न होने वाली संतति होती थी, ऐसे जो होते थे वो आदरणीय नहीं होते थे। तो इसलिए उनका जो परिचय बनता था वो एक प्रकार की गाली थी। इसीलिए ये दास्या पुत्र जो है वो गाली के रूप में प्रयोग है। फिर है दुष्ट पारावत। अरे ओ दुष्ट कबूतर, ठहर जा, तिष्ठ, यावदेतेन दंडकाष्ठेन सुपक्वमिव, कि रुक, मैं तुमको इस लकड़ी के डंडे से, सुपक्वमिव चूत फलम, सुपक्व यानी भली भांति पके हुए, चूत फलम यानी आम के फल, अस्मात् प्रसादात भूमौ पातयिष्यामि, यानी जिस प्रकार लकड़ी के डंडे से दूर पके हुए आम को तोड़ करके नीचे जमीन पर गिराया जाता है, रुक, उसी प्रकार मैं तुमको इस डंडे से मार करके जमीन पे गिरा रहा हूं। अर्थात ठहर जा, मैं तुमको अभी इस डंडे से दिखाता हूं। उदाहरण ले लीजिए, उपमा ले लीजिए, पके हुए फल। आज भी गांव में आप देखें तो गांव में अगर बाग बगीचे आदि जहां वहां पर जो लोग रहने वाले होते हैं, वो आम के मौसम में जनरली क्या होते हैं कि दूर जो पके हुए आम है उनको पत्थरों से मार करके या डंडे से मार करके गिराते हैं। तो ये लोक व्यवहार है, ये लोक परंपरा है। और जैसा हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मृच्छकटिकम की जो उपमाएं भी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे उस लोक व्यवहार से ही चुनी हुई है। तो उसी में से एक उपमा यह है। और इससे हम जो जीवन व्यापार देखते हैं वहां के लोगों का, उस काल के लोगों का, वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अस्तु, चारुदत्त यज्ञोपवीतम आकृष्य। अब चारुदत्त है वहां पर बैठा हुआ, मैं समझता हूं कि बेयर बॉडी होगा, तो अपने जो यज्ञोपवीत है जनेऊ उसको निकाल करके। अब मित्रों देखें, यहां पर 2-3 चीजों को बड़ी सहजता से हमें समझना होता है। वो यह है कि मृच्छकटिकम का नायक किस वर्ण का है, यह भी एक विवेचन का विषय है। और वो विवेचन का विषय इसलिए है कि जिस प्रकार का व्यवहार इसमें दिखाया गया है, जिस प्रकार के संवाद हमें प्राप्त होते हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि चारुदत्त जो है ब्राह्मण है, और कहीं ऐसा लगता है कि चारुदत्त जो है वो वैश्य है। ठीक है, और संवाद भी दोनों के अनुरूप और दोनों के अनुकूल ही निकल कर आते हैं। लेकिन सविशेष जब यज्ञोपवीत माकृष्य ऐसे वाक्य का प्रयोग या ऐसे शब्दखंड का प्रयोग होता है चारुदत्त के संदर्भ में कि चारुदत्त अपने जनेऊ को खींच करके, तो पुनः यहां पर एक तर्क तो बनता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि चारुदत्त ब्राह्मण है। लेकिन दूसरा प्रश्न या दूसरी शंका या पूर्व पक्ष पुनः यह उभर कर आता है कि क्या वैश्य जनेऊ नहीं पहनते, या वैश्य जनेऊ नहीं पहनते थे, और अगर वे भी जनेऊ पहनते और पहनते थे तो पुनः एक हम कह सकते हैं कि वह जो संदेह की स्थिति है, वहां जो एक प्रकार से चारुदत्त के वर्ण की
जो अनुशंसा करने की जब बात आती है तो पुनः एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि चारुदत्त को क्या कहें, क्या किस वर्ण का समझा जाए। वैसे सामान्य समीक्षा जगत में चारुदत्त को ब्राह्मण ही समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वैश्य यदि पहनते भी हैं यज्ञोपवीत तो इस प्रकार वो व्यवहार में वो यज्ञोपवीत के साथ खेलते हुए नहीं दिखाई देते। इसलिए यज्ञोपवीत यानी जनेऊ का एक अन्योन्य संबंध जो है, जो वह चारुदत्त से जोड़ दिया गया, ब्राह्मणों से जोड़ करके देखा जाता है। और चूंकि जनेऊ का संबंध ब्राह्मणों से जोड़ करके देखा जाता है, इसीलिए चारुदत्त को हम इस आधार पर यहां ब्राह्मण कह सकते हैं। अस्तु, मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि मैं केवल ब्राह्मण ही उनको स्थापित करूं, लेकिन लक्ष्य यही है, जो जिस प्रकार का व्यवहार है, जिस प्रकार के भाव है, वो उन्हें ठहराता है कि वह ब्राह्मण है। अस्तु, तो देखिए क्या है, वयस्य उपविश किमानेन। अरे मित्र विदूषक, बैठ जाओ, क्या फायदा इसे, उस कबूतर बेचारे को क्यों तुम तंग करोगे। तिष्ठतु दयिता सहित तपस्वी पारावत। अरे रहने दो, देखो कबूतर अपनी पत्नी के साथ जो है, वो कबूतर बेचारा तपस्वी कबूतर जो है वो, उनको रहने दो, क्यों बेचारे को तंग कर रहा है। एक पत्थर ही तो गिराया है, क्या ऐसा हो गया, अब इसके कारण तुम पूरे उस कबूतर को सपरिवार तुम परेशान करोगे, अच्छी बात नहीं है, रहने दो। चेट कथम पारावतम पश्यति। अरे ओ मूर्ख, क्यों तुम बार बार उस कबूतर को देख रहे हो। माम न पश्यति, क्या तुम मुझे नहीं देख रहे, या मैं तुमको दिखाई नहीं दे रहा क्या। चलो ठीक है, ऐसा है कि अपरया लोष्ठ गुटिकया पुनरपिता दयिष्यामि। तो चलो ऐसा मैं करता हूं कि एक और मैं ढेला तुम्हारे ऊपर फेंकता हूं, तब तुम समझोगे, तब तुमको पता चलेगा कि मैं यहां पर तुम्हें कुछ कहना चाह रहा हूं। चारुदत्त फिर आगे देखता है और फेंकता है उसके ऊपर पत्थर। और अरे त्वमपि इदानीम इंद्र महकामुख इव सुष्ठु किम काकायसे काकाइति। इसी बीच बात क्या होती है कि जब फिर पत्थर लगता है ना, तो उसके मुंह से निकलता है कह कह का। भाई संस्कृत में अगर कहें या हिंदी में उसको आम भाषा में ले या इंग्लिश में ले, तो हम कहेंगे ना कि कौन कौन, किसने मारा। फाइन, इंग्लिश में ही कहेंगे तो हु एंड ऑल, इस तरह के वर्ड्स हम यूज करेंगे। संस्कृत में उसके लिए का जो है वो स्त्रीलिंगवाची शब्द है कि अगर कोई स्त्री होंगी तो उनके लिए का शब्द प्रयोग होगा। पुल्लिंग करेंगे तो कह शब्द प्रयोग होगा कि कौन कौन, किसने। तो संयोग से विदूषक के मुंह से उस समय का निकलता है। अरे भाई कौन है, कौन राक्षसी है, कौन ऐसी लेडी है जो मेरे ऊपर ये फेंक रही है पत्थर। तो चेट उसको जवाब देता है, अरे तुम क्यों इस तरह बार बार कौवे की तरह का यानी काव काव लगा रखे हो, काव काव का रट तुमने लगा रखी है। ये काका यसे अर्थात कौवे की तरह तुम व्यवहार कर रहे हो। का इति अर्थात कौवा चूंकि बोलते हैं काव काव, आज हम हिंदी में काव काव बोलते हैं, लेकिन इसी का इंग्लिश रूप है, संस्कृत रूप है का इति। उनकी आवाज, उनकी जो ध्वनि है कौवे की। तो विदूषक कहता है तत्कथय, तो ठीक है बोलो फिर तुम कौन हो, क्या है, क्या बात है। चेट अपने मन ही मन कहता है भवतु एवं भनिष्यामि। तो ऐसा है, मैं ऐसा करता हूं, इस ढंग से इनको जवाब देता हूं, रिप्लाई देता हूं, अर्थात डायरेक्ट रिप्लाई ना दे करके इनडायरेक्ट रिप्लाई देता हूं। मित्रों, मैंने पहले ही कहा कि एक हास्य का वातावरण अभी उत्पन्न धीरे धीरे किया जा रहा है और उसी की भूमिका चल रही है। फिर कहता है रुक जा, अरे प्रश्नम ते दास्यामि, रुक जा, मैं तुमको एक प्रश्न देता हूं, अर्थात मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं और उसी प्रश्न के उत्तर के माध्यम से तुम्हारे का यानी कौन 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 लेडी आई है उसका जवाब मिल जाएगा। विदूषक अहम ते मस्तके पादम दास्यामि। अब देखिए ये हो गया दोनों के बीच का कन्वर्सेशन शुरू कि तुम मुझे प्रश्न दोगे, मैं तुम्हारे माथे पे पैर मारूंगा। तो वो एक जो विदूषक जो है एक अशांत प्राणी होता है, एक उनके व्यवहार में वो धैर्य नहीं होता और उनके जो उत्तर होते हैं, उनके जो संवाद होते हैं, वो संवाद एक अनर्गल प्रलाप होता है जिसके आप अर्थ कैसे निकालें, क्या निकालें, मतलब
एक उसी क्षण अनुभव करने योग्य है। साहित्य की दृष्टि से विदूषक के डायलॉग के ऊपर में वो विमर्श नहीं होता जो अन्य चरित्र के ऊपर में विमर्श होता है। क्यों? क्योंकि इनके हल्के फुल्के संवाद होते हैं। चेट पूछता है, अरे जानी तावत, अरे तुम जानो तब तक, और तुम पूछो बताओ कि तेन ही कस्मिन काले चूता मुकुलिता भवंती, यानी कौन सा ऐसा समय है जिस समय आम में कलियां निकलती हैं, अर्थात आम के जो फूल हैं वो फूल जो है उनके फूल में कली रूप फूल आती हैं। विदूषक कहता है, अरे दास्याह पुत्र ग्रीष्म, अरे तुम इतना भी नहीं जानते, गर्मी के मौसम में आम के फूल निकलते हैं, आम में फूल आते हैं। चेट कहता है साहसम, देखिए साहसम ब्रैकेट में हास्यपूर्वक हंसी के, अरे नहीं नहीं, अरे रे ऐसा नहीं। विदूषक अपने मन मन सोचता है, अरे ये उत्तर गलत कैसे हो गया, तो उनको मैं सही उत्तर अब कैसे दूं, किम इदानीमत्र कथयिष्यामि, अब मैं इनको क्या जवाब दूं, क्या रिप्लाई दूं। सोचता है, फिर सोचता है, फिर भी उनके मन में वो उत्तर नहीं आता है। भवतु चारुदत्तम गत्वा प्रक्ष्यामि, तो ऐसा है कि मैं जाकर के चारुदत्त से पूछता हूं। जाता है चारुदत्त के पास, रुकता है और फिर बोलता है, अरे पहले तो चेटी को कहता है, अरे मुहूर्तकम तिष्ठ, 2 मिनट 1 मिनट के लिए रुको, मैं तुमको रिप्लाई दे रहा हूं। चारुदत्त के पास जाकर के पूछता है, भो वयस्य प्रक्ष्यामि तावद कस्मिन काले चूता मुकुलिता भवंती, अरे कौन सा ऐसा समय है जिसमें कि आम के ऊपर में मंजरियां आती हैं, अब जरा बताएं हमें, फूल आते हैं बताएं। चारुदत्त कहता है, अरे मूर्ख वसंते, यानी वसंत ऋतु में, वसंत काल में। अब अगर देखें, अगर आप तार्किक विश्लेषण करें तो विदूषक का भी उत्तर गलत नहीं है, ग्रीष्म ऋतु में है, क्योंकि काल को किस इकाई में आप देखते हैं, काल को किस उपाधि के अंतर्गत देखते हैं। दिन के अंतर देखेंगे तो सोमवार मंगलवार बुधवार होगा उत्तर, सप्ताह के अंतर्गत देखेंगे तो पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह तीसरे सप्ताह होगा। अगर महीने के अर्थ में आप देखेंगे तो कोई भी महीना हो सकता है, वो महीना आप ग्रीष्म ले लें या कोई भी, मतलब 6 के 6 जो हमारे महीने जो है 12, उस 12 में कोई भी चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आकार या आप फाल्गुन आदि नाम ले सकते हैं। अगर उसी को ऋतु के हिसाब से लें तो कोई ऋतु में ग्रीष्म शरद आदि कोई भी ऋतु जवाब बनाया जा सकता है। लेकिन चूंकि नाटककार का लक्ष्य एक पर्टिकुलर इंटेंशन को लेकर के है, एक निश्चित जगह पे जाना है, एक नाम विशेष को एक्सपोज करना है, इसीलिए ग्रीष्म ऋतु वहां पर गलत हो गया और चारुदत्त जो कहेगा कि वसंत ऋतु में, तो वो सही होगा। तो ये कभी कभी इस हास्य के लिए हमें वाक्यों की व्याख्या नहीं करनी होगी, क्योंकि अगर व्याख्या करने लगेंगे, हम तर्क से हास्य ग्रहण करेंगे तो वहां पर नीरसता आती है, विरसता उत्पन्न होती है। तो इसलिए यहां पर हमें चारुदत्त के उत्तर के साथ जाना है, ताकि कहेगा कि हां वसंत ऋतु में आम के ऊपर में मंजरी आती है। फाइन। अब तो वो भी विदूषक भी जवाब देता है चेट के पास आकर के, अरे मूर्ख वसंत ऋतु में, जैसा उन्होंने कहा मूर्ख वसंते, वैसा ही आकर के इसने कह दिया मूर्ख वसंते। तो जो एक कह सकते हैं जो ध्वन्यात्मकता है, उससे मंच पर एक हास्य की सृष्टि होती है। चेट कहता है रुक, अब मैं तुमसे दूसरा प्रश्न पूछता हूं, द्वितीयम ते प्रश्नम दास्यामि, किसु समृद्धा नाम ग्रामाणाम का रक्षाम करोति, कि भाई जो धनिकों का जो गांव होता है, जिस गांव में ढेर सारे धनी मानी होते हैं, उनकी रक्षा कौन करता है, ऐसे ग्रामवासियों की रक्षा कौन करता है। अब देखिए प्रश्न में एक संकेत क्या है कि यहां पर यह नहीं पूछा गया कि कह रक्षाम करोति, क्योंकि कह अगर प्रश्न होगा तो उत्तर पुल्लिंग में आएगा, लेकिन चूंकि का रक्षाम करोति पूछा गया है तो का उत्तर आवश्यक रूप में स्त्रीलिंग में होगा, यह भी हमें ध्यान रखना है। तो विदूषक कहता है, अरे रथ्या
अर्थात रथी लोगों के द्वारा जो गांव की जो रक्षा करने वाले, घोड़े पे, हाथी पे, रथ पे चलने वाले जो सुरक्षा पुरुष होते हैं, उनके द्वारा गांव की रक्षा की जाती है। और यही कारण है कि विदूषक यहां पर रक्षी वर्ग आदि ना करके रथ्या शब्द यहां पर स्त्रीलिंग में नाटककार ने संसृष्टि की इस शब्द की। चेट फिर हंसता है और खूब जोर से हंसता है। देखिए, उत्तर सही है, उत्तर में कोई दोष नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि इंटेंशन कुछ और है। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, यह उत्तर गलत है, उनके द्वारा नहीं। फिर विदूषक जाता है चारुदत्त के पास पूछने कि भवतु संशय परितोस्मि। अरे मैं बुरी तरह से एक दुविधा में फंस गया हूं, एक संशय में फंस गया हूं, मुझे आप उनसे निकालिए, उसका समाधान दीजिए। और फिर सोच करके पूछ जाता है और वो भवतु चारुदत्तम पुनरपि पक्ष्यामि। हे चारुदत्त, मैं पुनः आपसे यह प्रश्न, एक और प्रश्न पूछता हूं, और आप मुझे ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, मुझे इस संशय से निकालिए। मित्रों, तो ये जो प्रश्नोत्तर की परंपरा है, अब जो चारुदत्त इस प्रश्न का उत्तर देगा, प्रश्न का वह उत्तर एक अलग उत्तर बनकर आएगा, क्योंकि रथ्या सही नहीं है। मैंने पुनः पुनः बार बार कहा कि हमें केवल यहां पर संवाद का आस्वादन लेना है, हिंदी अनुवाद का आस्वादन नहीं लेना है। उस भाव भंगिमा और कट टू कट जो संवाद है, उस संवाद से निकलने वाला जो हास्य है, उसका आनंद लेना है। हम अपने इस आनंद को आगे भी बनाए रखेंगे। आप लोगों ने तब तक ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।